नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोग अनसोल्ड पेपर सोल्व कर रहे हैं। थर्ड हमारा अनसोल्ड पेपर चल रहा है। इसके पहले दो पार्ट मैं आपको सॉल्यूशन में दे चुका हूं और इस वीडियो में हम लोग इसका तीसरा पार्ट सोल्व करेंगे, यानी कि लास्ट पार्ट सोल्व करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन, हम लोग उनको सोल्व करेंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अगर आपने फर्स्ट इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले पेपर में भी कर चुके हैं हम लोग सोल्व। एक मैट्रिक्स दे रखी है और क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये एक गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। A² - 5A + 7i = 0। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। इसमें बेसिकली करना ये है कि जो मैट्रिक्स दे रखी है उसकी मदद से पहले A² निकाल लो मल्टीप्लाई करके, उसके बाद 5A निकाल लो, यानी कि मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और आपको पता होगा कि जब मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई हर एक एंट्री में हो जाती है आपकी। ठीक है, तो उस तरीके से करके उसके बाद आपको इन तीनों मैट्रिक्स को लेके ये वाली कंडीशंस को दिखा देना है कि वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो पिछले वीडियोज को आके देख लेना, उसमें इसका सोल्यूशन मैंने दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपको इसी की मदद से ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, यानी कि ए इनवर्स अलग से नहीं निकालना, इसी इक्वेशन की मदद से निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखिए, ये रहा, ये गिवन इक्वेशन है आपकी, इसको सेटिस्फाई कर रही है। और आपको पता है कि इन्वर्स की डेफिनेशन ये होती है कि जब आप मैट्रिक्स की उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी सेम ऑर्डर की। तो यहाँ पे ये गिवन मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने क्या किया, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। तो जैसे ही मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है तो ए इनवर्स A² - 5A + 7i = ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, जीरो नहीं है, इस जीरो नंबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है आपकी जिसकी सारी एंट्री जीरो होती हैं आपकी। उसके बाद एसोसिएटिविटी लगाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे A² को तो A × A करके A इनवर्स ऑफ A और A बाहर कर दिया है। उसके बाद -5 बाहर लेके A इनवर्स की A से A के साथ मल्टीप्लाई हो गई है और यहाँ पे फिर 7 A इनवर्स है आपका आई हो गया है। अब प्रॉपर्टी लगाइए, A इनवर्स A आपका आइडेंटिटी बनेगा, यहाँ पे ये A एज इट इज आ गया, A इनवर्स A यहाँ भी आइडेंटिटी बन गया आपका। और आप 7A इनवर्स आई करेंगे, आइडेंटिटी में किसी की मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम मैट्रिक्स आती है, तो यानी कि A इनवर्स ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे, उसके बाद चूंकि वैल्यू चाहिए आपको A इनवर्स की, तो इसी A इनवर्स वाले टर्म्स को, ये वाली टर्म्स को केवल सिंगल रखना है आपको, बाकी सबको राइट में भेज देना है। ये आ गया आपका। और उसके बाद A इनवर्स की वैल्यू आपकी इसके बराबर आ गई, कैपिटल A माइनस का 5 आइडेंटिटी। और आपको पता है कि A की वैल्यू आपको पहले से गिवन है ही यहाँ पे, और I की मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि सारी मैट्रिक्स 2/2 की हैं तो I भी यहाँ पे 2/2 की ही बनेगी। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे A की वैल्यू, A बराबर है आपका यहाँ पे 3, 1, -1 और 2। और जब यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो पता है 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 और 0 1 है आपकी यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपकी। ठीक है, तो अब आप चाहो तो इसकी मदद से इसको निकाल लो, A - 5i निकाल लो। तो जैसे I है यहाँ पे, अगर आपको I का 5i निकालना है तो आपको पता है सारे टर्म्स में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यही बचेगा आपका। तो जब आप A - 5i निकालेंगे, A की वैल्यू आपकी 3 1 -1 2 -5 0 और 0 5। ठीक है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन होगा, तो -2 वहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपका -1 आएगा और यहाँ पे आपका -3। ये आ गया आपका A - 5i। और इसमें आपको -1/7 से डिवाइड और करना है, तो A इनवर्स बराबर आ जाएगा -1/7 -2 1 -1 और -3। ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी इनवर्स आपका। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि आपको एक शंकु दे रखा है पहले से जो कि फिक्स है, शंकु में कोई बदलाव नहीं करना है। शंकु के अंदर आपको एक लंबवृत्तीय बेलन डालना है और इस तरीके का लंबवृत्तीय बेलन डालना है कि उसका जो वक्र पृष्ठ है वो सबसे बड़ा हो, मैक्सिमम हो। तो कंडीशन क्या दिखानी है आपको कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या की हाफ होगी। मतलब ये प्रूफ करना है आपको, पहले से हमें नहीं पता है, हम इन जनरल लेकर चलेंगे। एक शंकु के अंदर एक बेलन लेकर चलेंगे, दोनों की त्रिज्याएं मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे। हमें यह दिखाना है कि अगर बेलन जो हमने डाला है उसका वक्र पृष्ठ अगर मैक्सिमम है तो ये केवल तब पॉसिबल होगा जब बेलन की जो त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या की हाफ होगी। ठीक है, उसको करने के लिए देखिए, पहले से मैंने एक बनाया हुआ है आपका ये सॉल्यूशन। देखिए इसका, एक शंकु बनाया हुआ है मैंने, ये रहा, बाहर दिख रहा होगा आपको शंकु, और उसके अंदर एक बेलन बनाया हुआ है यहाँ पे।
तो मैंने ये माना है शंकु के लिए, जो शंकु की ऊंचाई मानी है वो कैपिटल एच मानी है, और जो शंकु की त्रिज्या मानी है मैंने वो कैपिटल आर मानी है। ठीक है, इसके अंदर, और हाँ उसका अर्ध शीर्ष कोण जो है आपका उसको मान लिया मैंने थीटा, अर्ध शीर्ष कोण को मान लिया मैंने थीटा। दिख रहा होगा ये रहा थीटा, ये वाला एंगल थीटा है आपका, ये दोनों थीटा ही होते हैं आपके, दोनों सेम होते हैं, इधर वाला भी। उसके बाद जब लंबवृत्तीय बेलन की बात करी है मैंने, तो बेलन की त्रिज्या तो मान ली मैंने स्मॉल आर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहे स्मॉल आर मान लिया। लेकिन इसकी जो हाइट है ना, अब चूंकि दोनों की हाइट हम सेपरेट नहीं लेंगे, तो हमें बेलन की जो शंकु की हाइट है उसी से कनेक्ट करनी पड़ेगी ये। तो इसकी हाइट ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, जो ऊंचाई होगी इसकी वो ओ डैश बनेगी। ओ ये रहा आपका ये वाला पॉइंट, और ओ डैश ये अंदर वाला दिख रहा होगा आपको, ये रहा पॉइंट आपका ओ डैश। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग इसकी ये ऊंचाई ही निकालेंगे, ओ डैश। ओ डैश निकालने के लिए आपको दिख रहा है कि ये टोटल तो पता है आपको, यानी कि ए से लेके ओ तो पता है, जो कि कैपिटल एच है। तो आप क्या करेंगे, अगर किसी भी तरीके से ये ऊपर वाली हाइट निकल गई हमारी यहाँ से लेकर ये वाली, यानी कि ए ओ डैश अगर ये निकल गई, तो हम टोटल में से इस ऊपर वाले को हटा के अब बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो हम लोग यही काम करेंगे। उसके लिए देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रिमोडिफाई कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए आप, ये आपका ना यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ए और यहाँ पे ओ डैश है आपका, और पी, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए ओ डैश और पी, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, और समकोण त्रिभुज में आपको ए ओ डैश निकालना है, यानी कि ये, और ये आपको थीटा दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा थीटा यहाँ पे। तो यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये थीटा के अनुसार ये वाला लंब बनेगा और ये वाला आधार बनेगा। तो आपको आधार चाहिए, तो आधार और लंब आपको पता है टेन में रिलेटेड होते हैं, तो आप यहाँ पे टेन थीटा लीजिए। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब है आपका यहाँ पे ओ डैश पी, और आधार है आपका ए ओ डैश यहाँ पे। ठीक है, आपको पक्के क्लियर होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ओ डैश पी का मतलब है ये वाला, और आपको दिख रहा है ये, इसका मतलब होता है आपका बेलन की त्रिज्या, जो कि स्मॉल आर है आपकी, और ये वाला आपको निकालना है ए ओ डैश, आपको निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ए ओ डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर बटे टेन थीटा आएगा। आर बटे टेन थीटा का मतलब हो जाएगा आर कोट थीटा, ये ए ओ डैश आ गया। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई निकाल दो अब आप। तो बेलन की ऊंचाई होगी ओ डैश ओ बराबर, आप टोटल ऊंचाई में से ऊपर वाली ऊंचाई घटा दो, टोटल ऊंचाई है कैपिटल एच माइनस आर कोट थीटा, ये निकल गया आपका। अब जैसे ही त्रिज्या और ऊंचाई निकली बेलन की आपको, अब बेलन का वक्र प्रस्थ निकाल दो, क्योंकि वक्र प्रस्थ को मैक्सिमम दिखाना है, इसलिए बेलन का वक्र प्रस्थ सूत्र आपको पता होगा बेलन के वक्र प्रस्थ का। ठीक है, कैपिटल एस से स्मॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई आर, त्रिज्या तो स्मॉल आ रही है उसकी, और इंटू में उसकी ऊंचाई जो कि आपकी आई है यहाँ पे, ये एच माइनस आर कोट थीटा, आपको दिख रहा होगा ये इसकी ऊंचाई आई है। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, तो ये 2 पाई आर कैपिटल एच माइनस 2 पाई आर स्क्वायर कोट थीटा, ये आ गया आपकी एस की वैल्यू, जिसको मैक्सिमम दिखाना है आपको। तो मैक्सिमम मिनिमम वाला मेथड आपको पता होगा कि पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, शंकु का गिवन शंकु है, और कैपिटल एच कांस्टेंट है क्योंकि शंकु गिवन है पहले से, शंकु में कोई फेरबदल नहीं है। उसके अंदर जो लंबवृत्तीय बेलन डाला उसमें फेरबदल कर सकते हैं, जब उसमें फेरबदल करेंगे तो स्मॉल आर आपका चेंज हो सकता है। इसलिए हमने इसकी हाइट नहीं ली है, हाइट को गिवन शंकु की हाइट के अनुसार ही कन्वर्ट कर दिया है हमने। ठीक है, तो आपको अब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करिए पहले इसका आर के रेस्पेक्ट में, तो आपको दिख रहा होगा 2 पाई कैपिटल एच माइनस का 4 पाई आर कोट थीटा आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि ऊंचाई और हाईएस्ट मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग इसको जीरो के बराबर रखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आपका डी एस अपॉन डी आर बराबर 0। तो यहाँ से 2 पाई कैपिटल एच माइनस का 4 पाई आर कोट थीटा बराबर 0 के रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो ऊपर कोट थीटा का मान भी रिप्लेस कर सकते हैं, अभी बताऊंगा कहाँ से करना है आपको। पहले यहाँ पे देखिए 2 पाई कॉमन आ गया आपका, तो यहाँ पे कैपिटल एच माइनस का 2 बचेगा, पाई तो बाहर आ गया, आर कोट थीटा और बराबर में बचेगा 0, तो ये तो 0 में चला जाएगा आपका। तो बेसिकली यहाँ पे बच गया कैपिटल एच बराबर 2r कोट
थीटा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, 2r कोट थीटा का मान एक तरीके से वो निकाल सकते हैं। थीटा तो यहाँ पे है ही आपका, ये रहा आपका थीटा। तो अब आप चले जाइए टोटल ट्राइंगल ए ओ सी में, यानी कि ए ओ सी, ये रहा यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ सी में, यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा करके, ट्राइंगल ए ओ सी में जब आप कोट थीटा लेंगे, कोट थीटा आपको पता है आधार बटे लंब होता है, तो इसके लिए जो आधार पड़ेगा ये ए ओ पड़ेगा, ए ओ, और लंब जो पड़ेगा उसके लिए वो पड़ेगा ओ, और इधर वाला पॉइंट क्या है, सी आपका, ओ सी, देख लो ना इसको। तो ये वैल्यू ए ओ की वैल्यू कैपिटल एच है, टोटल हाइट है, और ओ सी की वैल्यू कैपिटल आर है, शंकु की त्रिज्या। तो इसकी जगह आपका कैपिटल एच और बटे में आर आ जाएगा, ये जो कि वैल्यू कैपिटल एच के बराबर चल रही है, ठीक है। इसको देख लेना। अब इसके बाद ये एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कैपिटल आर बराबर 2r या फिर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटे 2। तो यही आ गया जो आपको चाहिए था। अभी एक्चुअल में आपको मैक्सिमम भी तो दिखाना है ना, अभी तो केवल ये वैल्यू आई है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम के लिए हम लोग अगेन डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर वी गेट, ठीक है। हम लोग इसको करिए फिर से डिफ्रेंशिएट, आप इक्वेशन नंबर 2 को कर लीजिए आप चाहे तो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करिए तो डी स्क्वेयर एस बटे में डी आर स्क्वेयर बराबर, करिए डिफ्रेंशिएट, 2πh कॉन्स्टेंट है तो सारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आर का करना है तो आर तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 4π कोट थीटा बचेगा, ये माइनस का 4π कोट थीटा। आपको दिख रहा होगा जो थीटा होगा ये पहले क्वाड्रेंट में ही रहेगा, मतलब 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव रहेगा कोट थीटा, ये कोट थीटा, पाई पहले से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और लेकिन तो इसका मतलब ओवरऑल कैसा रहेगा, नेगेटिव। आपको पता है डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे ये कैसा बन जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा किस पॉइंट पे, आर बराबर कैपिटल आर बाई 2। और यही सिद्ध करना था। ये था आपका बेलन की त्रिज्या और ये थी आपकी शंकु की त्रिज्या, की जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की हाफ होगी, कब, जब ये मैक्सिमम होगा आपका, ठीक है। यही क्वेश्चन था और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए यहाँ फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो बार बार हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ये आपका आव्यूह विधि से इसको सोल्व करना है। इसके लिए तो मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, अभी 2-3 दिन पहले अपलोड करी है मैंने एक वीडियो, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स मेथड, एडजॉइंट मेथड की मदद से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, समीकरण निकाय को। तो आप लोग उसको अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका। वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, 8 नंबर मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। और ये वाला फिर से वही इंटीग्रेशन वाला जो कि बार बार चलता आ रहा है हमारा, माइनस का π/2 log 2 वाला, चाहे वो log cos x हो चाहे log sin x हो, दोनों की वैल्यू एक जैसे ही तरीके से निकालते हैं सारे के सारे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। एनसीईआरटी में भी गिवन है इसका सोल्यूशन, हम लोग एक बार दे भी चुके हैं इसका सोल्यूशन, तो मैं फिर से इसको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है दोनों ही आपके। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं तो आसान क्वेश्चन है और 8 नंबर में दे रखा है। अगर तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को देखिए, आप लोग छोड़ना मत उसको, ठीक है। बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो अगर बेसिक भी करोगे तो भी आप आराम से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन दिया है ये, सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है बस आपका। क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने का परीक्षण किया गया, मतलब एक सिक्के को उछाला इन्होंने। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता हो तो सिक्के को पुनः उछाला जाए। यानी कि अगर सिक्का को एक बार उछाला हमने, एक सिक्के को, अगर सिक्के पे आपका चित्त आ रहा है, चित्त का मतलब है अगर हेड आ रहा है आपका, तो सिक्के को फिर से उछाल दिया जाए। और यदि सिक्के पे आपका टेल आ गया, पट आ गया, तो एक पासे को फेंक दिया जाए। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए मैं बताऊं, जब आप परीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे, एक सिक्के उछाला गया तो एक सिक्के में दो ही पॉसिबिलिटी है आपकी, भाई या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि यदि हेड आएगा तो सिक्के को फिर से उछाल दिया जाए। तो आपको पता है जब सिक्के को फिर से उछालेंगे हम लोग दूसरी उछाल में, तो फिर से दो पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा सिक्के के ऊपर या फिर टेल आएगा ऊपर। और वो कह रहा है कि अगर पहली उछाल में सिक्के पे अगर पट प्रकट हो यानी कि टेल आए तो एक पासा फेंक दिया जाए। तो आपको पता है जब पासा फेंकेंगे तो पासे में आपकी 6 पॉसिबल कंडीशंस होती हैं आपके पासे में। तो मतलब क्या क्या आ सकता है आपका ये पासे में, भाई 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और या फिर बचा आपका 6 आ सकता है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है आपकी। पहले इस घटना आप समझ गए होंगे, इसका सैंपल स्पेस बनाइए, यानी कि जिसमें सारे के सारे इवेंट्स आपके आ जाएंगे। तो सैंपल स्पेस ये बनेगा इसका। देखिए मान के चलिए पहली बार में हेड आ रहा है आपका, तो हेड के साथ दो पॉसिबिलिटी हैं, तो या तो हेड के साथ हेड आएगा या हेड के साथ टेल आएगा।
तो यानी कि या तो एच एच आएगा और या फिर एच टी आएगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। मान के चलो कि पहले उछाल में टैल आ गया आपका, तो टैल के साथ बाकी इन 6 में से जब पासा फेंकेंगे तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है आपका। तो कंडीशन क्या बनेगी, टी के साथ या तो 1 आएगा, टी के साथ 2 आएगा, या टी के साथ 3, टी के साथ 4, टी के साथ 5, या फिर टी के साथ 6। यही टोटल पॉसिबिलिटी बनेंगी और यही इस घटना का सैंपल स्पेस बनेगा। क्लियर हो गया होगा, ये सारी घटनाएं संबंधित हैं यहाँ पे। अब आगे देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, यानी कि ये घटना घट चुकी है, यानी कि हमें ये पता है कि कम से कम एक पट जरूर प्रकट होगा आपका। तो अब इसको देखिए, पहले ए घटना है आपकी, ए घटना क्या कह रहा है, कम से कम एक पट, कम से कम एक पट, पट का मतलब है आपका टैल। अब इसको कुछ सैंपल स्पेस में ध्यान से देखिए, एक पट किस किस में आ रहा है, देखिए इसमें एक भी पट नहीं आ रहा, लेकिन बाकी सब में एक पट आ रहा है। तो इसका मतलब इसके लिए जो एलिमेंट बनेंगे वो ये बनेंगे, एच टी आएगा, T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ये बनेंगे आपको। और क्वेश्चन में दे रखा है ये घटना घट चुकी है, यानी कि आपको इसकी प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो प्रायिकता ऑफ ए बराबर, आपको पता है इसके फेवरेबल आउटकम यही है, कितने बने, कितने गिनती में कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल आउटकम आपको दिख रहा था ऊपर 8 थे आपके ये रहे, तो इसकी प्रायिकता होगी आपकी 7/8। ठीक है, उसके बाद जो इसने दूसरी घटना दी है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा, दूसरी घटना जिसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। आपको कह रहा है कि घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि ये वाली आपको पता है कि कम से कम एक पट जरूर आ रहा है उस पर। घटना यानी कि पासे पर 4 से बड़ी संख्या। अब देखिए 4 से बड़ी संख्या, देखिए पासे पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 से बड़ी संख्या है भाई, या तो टी के साथ 5 आ सकता है या फिर टी के साथ 6 आ सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देख लीजिए आप, क्लियर हो गया होगा आपको। बी घटना केवल यही पॉसिबिलिटी है आपकी कि पासे पर जो अंक आएगा वो 4 से बड़ा आना चाहिए। तो 4 से बड़ा है तो भाई पहले तो पासा तो तभी फेंकेगा ना जब टैल आएगा, तो जब टैल आया तो टैल के बाद 5 आ सकता है, या टैल के साथ फिर 6 आ सकता है आपका, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो आपको पता है, तो आपको कंडीशन प्रायिकता निकालनी है बी की प्रायिकता जब ए घट चुकी हो, यानी कि प्रायिकता ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी बाई ए। तो सूत्र आपको पता हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे में जो घटना पहले से घट चुकी है उसकी प्रायिकता, तो उसकी तो पहले से पता है आपको। अब दोनों की कॉमन घटना निकाल लीजिए यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी। ए घटना ये रही आपकी, ठीक है, बी घटना ये रही, दोनों की कॉमन घटना देखिए क्या क्या आएगा, दिख रहा होगा आपको। T5 इसमें भी है, इसमें भी है, और T6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी कि दोनों ही आ जाएंगे, T5, T6। तो अब आप इसकी कॉमन की प्रायिकता निकाल दीजिए। तो सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट, इसके फेवरेबल आउटकम 2 हैं, और टोटल सैंपल स्पेस में आपको दिख रहा था 8 एलिमेंट थे, 2/8 इसकी प्रायिकता। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए और आपकी टोटल प्रायिकता जो आपको निकाली है वो आ जाएगी। प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अभी आपने पढ़ी है 2/8, प्रायिकता ऑफ ए आपने पढ़ी है ऊपर 7/8, तो ये 8 से 8 कैंसिल, बेसिकली आंसर कितना आ गया आपका 2/7, ये आंसर होगा। देखिए 8 नंबर में दे रखा था केवल ये सिंपल क्वेश्चन आपका। क्लियर है आपको? सबसे पहले घटना समझने ला, आपको सैंपल स्पेस लिख देना है इसके, ठीक है। हेड के साथ आएगा तो हेड के साथ हेड आ सकता है या फिर टैल, क्योंकि सिक्का उछाला जाएगा, और अगर टैल आएगा पहले उछाल में तो उसके बाद फिर एक पासा फेंका जाएगा। तो पासे पे ये 6 कंडीशन पॉसिबिलिटी है। तो ये सैंपल स्पेस के साथ साथ जो दोनों घटनाएं दे रखी हैं उसका मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है, ठीक है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही आपको निकालनी है। ओके, चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, आपको एक कंडीशन दे रखी है, ये दे रखा है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसका अधिकतमीकरण करना है, यानी कि मैक्सिमाइजेशन निकालना है आपका इन गिवन कंडीशंस के अनुसार, ठीक है। देखिए फिर से वही एलपीपी का क्वेश्चन है, ये रहा, मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया है। मैक्सिमम प्रॉब्लम है आपको x+2y का, गिवन कंडीशन है x+y <=1। पहली ये आपको कंस्ट्रेंट दे रखी है व्यवरोध, और दूसरा व्यवरोध ये दे रखा है, मतलब ये रहा आपका, ठीक है। तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, और ये कंडीशन आपको दिख रहा होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कंडीशन है ये। तो सबसे पहले हम लोग इसकी समीकरण बनाएंगे। इसकी समीकरण जो बनेगी वो बनेगी x+y = 1, और आपको दिख रहा होगा, तो यानी कि दोनों एक्सिस पे 1 1 का इंटरसेप्ट काटेगा ये। तो आपको दिख रहा होगा ये वाली लाइन जो आपका ए बी लाइन है, ये बी पॉइंट है आपका, जो ए बी लाइन है, और ये ए पॉइंट है आपका, ये वही है आपकी पहली वाली लाइन, ये रही x+y = 1। तो x एक्स पे 1 का इंटरसेप्ट, तो 1,0 पॉइंट x एक्सिस पे हो गया, और 0,1 पॉइंट आपका y एक्सिस पे। अब देखिए मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है ना, x की जगह 0 डालिए, y की जगह भी 0 डालिए, तो 0 + 0 बराबर कितना हो गया 0, जो कि आपको दिख रहा है 1 से कम है, और मूल बिंदु नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा लिया जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये रहा।
इसमें ये वाला हिस्सा मैं आपको ट्रेस कर दे रहा हूँ, जो पहले वाली जो कंडीशन है उसके अनुसार लिया जाएगा। ठीक है, अभी हमको कॉमन नहीं देखना है, ये रहा। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस लाइन ऑल्सो, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये पहली लाइन वाला है। अब दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स। मैंने आपको बताया था पहले भी ये y इज लेस देन इक्वल टू एक्स वाला कि ये y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन है, जो कि मूल बिंदु से होके जाती है। तो मूल बिंदु से होके जब जाएगी ये वाली लाइन, वो ये वाली लाइन है आपकी, देखिए ये रही। और अब इसका कौन सा हिस्सा लिया जाएगा, मैंने आपको बताया था, क्लियरली बताया था मैंने इसका, तो ये बात कि जो भी बड़ा होगा, अगर x वाला भाग बड़ा होगा तो x की तरफ वाला लिया जाएगा, और अगर y वाला भाग बड़ा होगा तो y की तरफ वाला लिया जाएगा। लास्ट वीडियोस में भी हमने सोल्व किया ऐसे क्वेश्चन। इसमें आपको दिख रहा है x की वैल्यू बड़ी है y से, तो इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा लिया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये वाला हिस्सा लिया जाएगा आपका, नीचे वाला, ये रहा, ये वाला हिस्सा। अब आपको दिख रहा होगा कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है दोनों का, ये नीचे वाला ही बन रहा है आपका कॉमन हिस्सा। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्से का कोई मतलब नहीं रह गया हमारा, तो ऊपर वाले हिस्से को हटा दूंगा मैं। ठीक है, इसको थोड़ा बारीक कर लेता हूँ। तो ये ऊपर वाला हिस्सा मैं हटा दूंगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इस वाले हिस्से की, क्योंकि हमारा कॉमन हिस्सा नीचे वाला आ रहा है। अब आप देख लीजिए, आपको सिर्फ कॉर्नर पॉइंट ढूंढने हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट ढूंढ लीजिए अब बस आप इनके। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट के लिए देखिए कौन कौन सा पॉइंट है। ए पॉइंट तो है ही आपका, तो वो तो पहले से ही पता है, ये मूल बिंदु है आपका, इसके निर्देशांक पहले से ही पता है। ये सी पॉइंट नहीं पता है बस आपको। तो सी पॉइंट के लिए आपको पता है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो मिलेगी आपको, ये सोल्व करनी है दोनों। तो सोल्व करने के लिए y बराबर एक्स इसमें डाल दो फर्स्ट में, तो x प्लस एक्स बराबर 1, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो ऐसे x बराबर कितना आ गया 1/2, और यहाँ डालेंगे x का मान, तो y बराबर भी कितना आ गया आपका 1/2। तो पॉइंट सी बन गया आपका 1/2, 1/2। तीनों कॉर्नर पॉइंट मिल गए आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए z का मान निकाल दो इन बिंदुओं पे, इन तीनों बिंदुओं पे z का मान, या फिर ऊपर चलो बिंदु लिख लो और उसके बाद नीचे फिर z का मान लिख लो। बिंदु आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा z का मान। ठीक है, आपको मैक्सिमम वाला लेना है। पहला बिंदु आपका, चलिए मूल बिंदु ले लीजिए 0,0, दूसरा बिंदु आपका a बिंदु आ जाएगा 1,0, और तीसरा बिंदु आपको c आ जाएगा 1/2, 1/2। तो आप, और z बराबर आपको दे रखा है x प्लस में 2y। चलिए निकालिए, पहले मूल बिंदु पे निकालेंगे, तो x भी 0 और y भी 0 डालिए इसके अंदर, x बराबर 0 और y बराबर 0। आपको दिख रहा है z बराबर भी 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 आ गया। उसके बाद a बिंदु पे x का मान, a बिंदु के लिए क्या करना है आपको, x का मान 1 और y का मान 0 डालिए इसके अंदर। तो जैसे ही डालेंगे z बराबर 1 प्लस 2 इंटू 0 बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा बिंदु बचा c बिंदु, c बिंदु को डालिए इसके अंदर। तो उसके लिए x बराबर 1/2 और y बराबर भी 1/2 डालना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही डालेंगे आप लोग, तो 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बेसिकली कितना आ गया, ये 3/2 आ गया। आपको पता मैक्सिमम लेना है, और ये ही आपको मैक्सिमम दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए z का जो मैक्सिमम मान आएगा आपका, वो आएगा 3/2। और किस किस पॉइंट पे आएगा, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2, यही इसका सोल्यूशन बन जाएगा। देखिए 8 नंबर में दे रखा था, ये इतना सिंपल क्वेश्चन हुई। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट भी आप देखिए कंप्लीट हो चुका है, थर्ड वाला मॉडल पेपर हमारा। ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट देख लेना, और उसके बाद फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम लोग अपना चौथा अनसोल्व सोल्व करेंगे, नहीं तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंडिकेशन वाला भी मैं सोच रहा हूँ बनाने का। तो 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी, परसों मिलेगी, कल तो नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग नई वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोग। थैंक यू।